लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और आदर्श आचार संहिता लागू भी हो चुकी है। और इसी के तहत सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है और इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर हमारे साथ आज है समाज सेवक और कांग्रेस नेता, साथ ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और सेवा सदन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर सर। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी महा न्यूज़ 7 का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप कांग्रेस की ओर से दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, इच्छुक उम्मीदवार है, तो मेरा ये पहला सवाल रहेगा कि आपकी समाज हित में आपका कार्य कैसा है, योगदान कैसा है, ये दर्शक जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो ये कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम उसमें रहते हैं और ये विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव है और बहुत अहम चुनाव है। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सरकार से मुकाबला है जो बड़े धोखेबाजी के साथ जिसने अपनी यहाँ सरकार बनाई थी, और महाविकास आघाड़ी का मुकाबला उसी सरकार से है जो कि हर मुद्दों पे फेल है। तो कांग्रेस से मैंने मध्य नागपुर जो है कांग्रेस का एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अपने लिए जो है कांग्रेस के सिपाही होने की हैसियत से मैंने टिकट मांगा है। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जी, चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि बरसों से हमने जो है जनता की सेवा की है और चाहते हैं कि उसे अगर एक राजनीतिक आधार मिल जाता है और एक और ज़्यादा उस काम में जो सेवा के जो काम है हमारे, उसमें और मजबूती आती है। तो इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टी में आप अपनी नॉमिनेशन देते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू हो चुके हैं। अब जो लिस्ट फॉरवर्ड हुई होगी दिल्ली, उसमें जो है स्क्रीनिंग चल रही होगी। जो भी उम्मीदवार देगी पार्टी जो भी उम्मीदवार देगी, कांग्रेस की सिपाही होने के नाते हम उसके पीछे जो है खड़े रहेंगे। और ये जो जीत है, 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, लेकिन आप देखेंगे कि सेंट्रल नागपुर की दशा जो है, दुर्दशा, कितनी बुरी हालात हैं यहाँ के, किस तरह से इस मध्य नागपुर को बना दिया गया है। तो 15 साल का बीजेपी का जो शासन है, जो एमएलए रहे, उनका ये पीरियड कितना ख़राब रहा, इन मुद्दों को लेकर हम सामने जाएंगे। और हमने जो काम किए हैं यहाँ पर इस मध्य नागपुर में जो काम किए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर, वो जनता के सामने रखेंगे। और अगर हमें जो पार्टी अगर मौका देती है तो हम उसमें फिर जो यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं, उसको सामने रखेंगे और फिर लोगों से जो है उसको लेकर लोगों का जो है विश्वास हासिल करेंगे। क्योंकि चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है, वही लोगों को मुद्दों पे बात करेंगे। हम मुद्दों से हटाकर धर्म की राजनीति, ये नहीं, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। हम ये महाराष्ट्र जो है फुले, साहू, अंबेडकर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, गांधी विचारधारा और सूफी संतों की जो यहाँ के बड़े संत रहे, जुमदू जी महाराज हैं, गाड़गे महाराज है, राष्ट्र संत तुकडू जी महाराज है। तो सूफी संतों की और छत्रपति शिवाजी महाराज की धर्मनिरपेक्षता की धरती है महाराष्ट्र। यहाँ लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ नफरत की एजेंडे को हम लागू होने नहीं देंगे। ये हमारा परम कर्तव्य रहेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में इस बात को कह रहे हैं कि नफरत के एजेंडे की, नफरत की दुकान को बंद होना चाहिए और मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। और इस बात को इस महाराष्ट्र के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नाना पटोले जी ने भी जो है ज़मीन तक, लोगों तक, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया है। और लोगों के अंदर ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे जब नतीजा आएंगे। तो किस तरह से जो लोग जिस तरह पहले रह रहे थे और यहाँ धर्म की राजनीति को लेकर किस तरह से माहौल गर्म करने की कोशिश हो रही थी, या लोगों को लालच देकर किस तरह से किसी भी तरह से सत्ता हथियाने की जो कोशिश हो रही है, उसको कांग्रेस का सिपाही होने के नाते हम कामयाब होने नहीं देंगे। जी,
जैसे कि मध्य नागपुर से आप सीट की दावेदारी कर रहे हैं, उस प्रकार से ही जैसे जानते हैं हम कि कांग्रेस के ही कुछ बड़े दिग्गज नेता भी अपनी दावेदारी की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे कि डेमोक्रेसी होती, पार्टी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ कोई चीज़ लाके थोपी नहीं जाती। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि जहां जिसकी संख्या भारी होगी उसे नुमाइंदगी दी जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर वो जो है लोकसभा चुनाव में उन्होंने जाति जनगणना की बात कही और उस पर अमल करके दिखाया। और अभी भी इस बात का जो हमारी लीडरशिप है, इस बात का विश्वास दिला रही है कि सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, नुमाइंदगी मिलेगी। तो ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी है जो वो मुस्लिम वोटर्स हैं, फिर उसके बाद जो हलबा आते हैं, फिर उसके बाद जो अदर्स जो आबादी दूसरों की यहाँ पे बस्ती है। तो मुद्दे सबके ही है। लेकिन अगर जो आप देखेंगे कि ये बात आती है जब आप शिक्षा पे बात करते हैं, जैसे शिक्षा पे मैंने काम किया हूँ, बेहतर शिक्षा मेरा सबसे पहले टाइटल है कि हम चाहते हैं कि सबको, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबको, चाहे वो सरकारी स्कूलें हो, चाहे प्राइवेट स्कूलें हो, सबको वहाँ बेहतर शिक्षा मिले। हमारा काम ही यही है कि हम चाहते हैं कि सबको बेहतर शिक्षा मिले, स्कॉलरशिप की मदद उनको मिले। जो पढ़ने में सबसे बड़ी जो चीज़ आड़ होती है, जो तकलीफ आती है गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास को पढ़ने में, कि वो फीस नहीं दे पाते, तो स्कॉलरशिप मिले उनको। अगर सैयाजी गायकवाड़ की स्कॉलरशिप डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिलती तो हम अपने देश के एक मसीहा को खो देते। उस स्कॉलरशिप का इतना महत्व है कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, लेकिन फर्दर स्टडीज़ में वो पीछे हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता। तो हमने स्कॉलरशिप पे काम किया है। हमारे साथ बहुत से NGOs जुड़े हैं, चाहे वो CSRE हो, ओरोमा स्टूडेंट्स ओरोमा फाउंडेशन हो, और भी बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद करते हैं। तो इस तरह के स्कॉलरशिप सेंटर्स हम मध्य नागपुर में बनाएंगे। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर। और इसी स्कूलों में हम 8th 9th क्लास से ही बच्चों को सरकारी नौकरियों में कैसे जाएं। हम जैसे आप रेलवे की सर्विसेज होती हैं, पुलिस की भर्ती होती है, उसके साथ MPSC के एग्जाम्स होते हैं, UPSC के एग्जाम्स होते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी जो मालूमात है, बेसिक्स जो मालूमात है, उनको 8th क्लास से हम देना शुरू करेंगे। ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है जो इस पर काम करेंगी। शिक्षा को लेकर जो स्कॉलरशिप की बात हो जाती है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने की बात होती है, फीस की बात होती है कि किस तरह से स्कॉलरशिप दी जाती थी। खासतौर से अगर मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूं तो जो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने मौलाना आज़ाद जो बोर्ड था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है उस बोर्ड को बंद कर दिया। तो बहुत से माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो है उससे, खासतौर से मुस्लिम बच्चे जो है फीस नहीं दे पाए एग्ज़ाम के टाइम, और जो है इससे वंचित हो गए, एग्ज़ाम देने से वंचित हो गए। तो इस पे जो है अगर इस सरकार यहाँ की बनती है तो हम कोशिश करेंगे उसमें कि बेहतर से बेहतर माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, और उनके लिए रिजर्वेशन की भी बात की जाएगी कि उन्हें जिस तरह से दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन दिए, यहाँ पे भी एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा इसलिए कि जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये वागिन का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये बात बाबा साहब अम्बेडकर की समर्पित है सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को, क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो काम किए थे, ये काम जो है हमारे लिए आगे चलकर इन कामों को, जो शिक्षा का उन्होंने काम हमें दिया था, आज आप यहाँ मौजूद है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, तो ये उनका एक बड़ा समर्पण है उसको लेकर। तो हम भी चाहते हैं कि नफरत की राजनीति को अगर आप ख़त्म करना है आपको, तो आपको लोगों को शिक्षित करना होगा। जो शिक्षित होता है वो फिर बहकावे के एजेंडे में, नफरत के एजेंडे में नहीं आता, ना ही पैसे के माया जाल में वो फंसता है। जिस तरह से युवा पीढ़ी बेरोजगार है, उसे माया जाल में पैसों के फंसाकर, उसे नफरत के एजेंडे में फंसाकर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके भविष्य को जो है खतरा पैदा हो रहा है। तो हम शिक्षा का एजेंडा हमारा सबसे पहला एजेंडा है जिस पे हमको काम करना है। जी बिल्कुल, मैं वही सवाल पूछने वाली थी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी आपका एजेंडा क्या है। शिक्षा के बारे में हमने बात कर ली, अब रोजगार के बारे में और साथ ही साथ स्वास्थ्य के एजेंडा आपका क्या है उसके बारे में बात। जैसे देखिए, जो हमारा स्टेट की जो लिस्ट है, जो कानून बनाने के जो अधिकार है संविधान में, उसमें बहुत जो स्टेट
डेफिनेटली इसमें शिक्षा पहले नंबर पे जैसे हम उसको रखते हैं, और हेल्थ का जो इशू है दूसरा हम उसको स्वास्थ्य को लेकर चलते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स भी है, सरकारों को इसमें मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मध्य नागपुर को जब देखते हैं तो मध्य नागपुर में आप अगर यहाँ के बड़े हॉस्पिटल देखेंगे गवर्नमेंट के, जैसे आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को देखेंगे जो कि एक इंस्टीट्यूशन सेंटर है, टर्सरी सेंटर है, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है पेशेंट्स का। डागा हॉस्पिटल को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं अगर जब पेशेंट्स वहां जाते हैं तो उन्हें दवाइयां नहीं मिलती है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वहां पे मशीनें नहीं होती है, वहां से रेफर, अगर कोई सोनोग्राफी के लिए जाता है तो उसे जो है रेफर किया जाता है, कभी आप मेडिकल चले जाइए, कभी आप सुपर चले जाइए, सुपर स्पेशलिस्ट चले जाइए, फिर वहां से आपको जो है वहां भेज दिया जाता है, जो नया हॉस्पिटल हमारे यहाँ जो है वहाँ भी उस तरफ जो है रेफर कर दिया जाता है। तो इस यहाँ मशीनें नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हेल्थ में सरकार बजट बढ़ाए। देखिए जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का होगा उसे लागू पूरी तरह से करेंगे कांग्रेस के सिपाही होने के नाते, लेकिन हमने अपना भी एजेंडा बनाया कि सरकार से कहेंगे कि हेल्थ के ऊपर बजट बढ़ाए ताकि लोगों को ये सुविधा मुफ्त मिले। काउंसलिंग सेंटर्स हो, हेल्थ के हॉस्पिटल्स में जनता के लिए काउंसलिंग सेंटर्स हो, गवर्नमेंट स्कीमों को कैसे हासिल किया जाए उसके लिए उनके सेंटर्स बनाए जाए, और जो वार्ड्स हैं हमारे, वार्ड्स हैं, प्रभाग हैं, वहाँ पर जो पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसकी जो हालात है बहुत बदतर है। महानगर पालिका के दवाखाने तो वहाँ पे आप चले जाएंगे तो वहाँ कचरे की गाड़ियाँ रखी होती, दवाइयाँ नहीं होती, ना डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका भी स्टैंडर्ड बेहतर बनाएंगे, ये हमने अपने प्रोजेक्ट में रखा है, वो बेहतर बनेंगे। उसके साथ मोबाइल वैन के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी व्यवस्था है उसको करेंगे, जिसकी वजह से हमें जैसे कैटरेक्ट के, मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, ये आपको अगर मोहल्ले में आपके वार्ड में अगर आपको ये ऑपरेशन मिल जाए तो आपको महीनों इंतजार करना नहीं पड़ता, बड़े हॉस्पिटल्स पे बर्डन भी नहीं होता। तो हेल्थ के सिस्टम को मजबूत बनाना, बजट बढ़ाना, दवाइयाँ, मशीन, ये तमाम चीज़ें लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। क्योंकि हेल्थ जब आपकी बेहतर होती है तो आप जो है जब जितने हेल्दी होते हैं तो उतने ही आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। किडनी स्टोन संबंधी जो बीमारियां हैं उसके संबंध में आपकी ओर से आपके द्वारा जो निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है उसके शहर भर में चर्चा भी है, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, असल में जो किडनी स्टोन की एक घरेलू नुस्खा है जो वारसे में, विरासत में मुझे मिला मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने से, फिर मेरे फादर, 20 साल से मैं वो सेवा कर रहा हूँ। सारे देश से जो है पेशेंट आते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस शहर में लाखों पेशेंट हैं मेरे, और जो मेरी निःशुल्क सेवा है बरसों से वो कर रहा हूँ मैं। और वो एक ऐसा घरेलू नुस्खा है कि जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन की, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। किडनी स्टोन्स हो या गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो, वो डिजॉल्व होकर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो सर्जन्स हैं, वो पेशेंट हमारी तरफ, जो सर्जन जो पेशेंट ऑपरेशन करना नहीं चाहता वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हमारे पास भेज देते हैं, और ये एक रब की मुझे जो देन है वो, और मैं उससे सेवा कर रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के संबंध में हमने बातचीत की, ये बड़े मुद्दे हो गए। साथ ही मध्य भारत के, मध्य नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की स्थानिक समस्याएं और बुनियादी सुविधाएं भी जिनके अंतर्गत आती है, इस संबंध में उन समस्याओं का हल किस प्रकार से निकालने का प्रयास करेंगे? जी, रोजगार के लिए हमने पिछले 2 सालों से हमने यहाँ पर महिलाओं को, खासतौर से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए। वो ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे हर बस्ती में चले, हर किसी के लिए ओपन था। वो हमने मध्य नागपुर में किया, बौद्ध विहार में किया, वो हमने अंबेडकर भवन में भी किया है, वो हमने यशोधरा, पीली नदी, मार्टिन नगर चर्च, फिर उसके साथ पश्चिम नागपुर में भी हमने किया है, माँ बोधि बौद्ध विहार के अंदर। तो हमने महिलाओं को, जो गरीब बस्तियां हैं वहाँ की महिलाओं को मेहंदी के कोर्स हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स है, सिलाई के कोर्स है, ये फ्री हमने अपने फाउंडेशन के बैनर तले करवाया है। तो रोजगार पे हमने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। रोजगार को लेकर दूसरा, इस मध्य नागपुर की 2 जैसे मैंने बड़ी कम्युनिटी बताया, एक कम्युनिटी है मुस्लिम बुनकर जो होते हैं वो, और उसके साथ जो हिंदुओं में जो बुनकर होते हैं उन्हें हलवा कहते हैं। तो एक बड़ा बिजनेस यहाँ पहले था, जैसे मालेगांव, भिवंडी आप चले जाएंगे मुंबई में, तो बहुत से वो
जो बिजनेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, जो कि हैंडलूम से पावरलूम इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन यहाँ वो बिजनेस कोलैप्स हो गया है। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी सत्ता में आती है तो किस तरह से उस बिजनेस को दोबारा यहाँ डेवलप किया जाए, ताकि एक बड़ी आबादी का 50% हिस्सा, लगभग 50% हिस्सा इस कारोबार से जुड़ा हुआ था। तो हम चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री दोबारा यहाँ पे खड़ी हो, जिससे जो है वो उस खानदान के लोगों को, उससे जुड़े हुए लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। क्योंकि हलवाओं में खासतौर से आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में भी जाति प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा इशू जो है यहाँ है, बार बार उन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो उस मुद्दे पे भी हम, हालांकि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, इशू है, लेकिन हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये हम इसका वादा करते हैं कि हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर कोई भी न्यायपालिका की अड़चनें आती तो हम उसको लेकर जो है हम हमेशा जो है न्याय उन्हें दिलाने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि इससे पहले जो उनका एमएलए रहा 15 साल से, वो हलवा ही रहा, लेकिन उन्हें खुद पता है कि उनकी खुद पार्टी जो है उसे बदलना चाहती है, क्योंकि उसके खिलाफ में खुद उनके समाज के लोग नाराज हैं कि उसने यहाँ कोई काम नहीं किया है। इसीलिए जो है हमारा जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसमें ये चीज़ शामिल है। उसके साथ साथ भोई समाज जो है, जो हमारे यहाँ एक कम्युनिटी बस्ती है जिनका मछलियों का कारोबार है, उनके लिए भी हम जो है कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट बनाएं, किस तरह से उनके लोगों, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मिलकर उस पर काम करेंगे। उनके जो इश्यूज थे, उनके जो आंदोलन रहे, बरवे भवन को लेकर जो भवन तोड़ा गया था, उसमें हम शामिल रहे थे, और उन्होंने भी, उस भोई समाज ने भी हमसे वादा किया था कि हम आपके साथ जो है खड़े रहेंगे। हम तोड़ने वालों के, जो भवन जिन्होंने तोड़ा है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि जिन्होंने जो जोड़ने की बात करते हैं, राजनीति करते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो रोजगार से जुड़ी हुई एक और चीज, इस मध्य नागपुर की सबसे बड़ी समस्या, आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे आप इतवारी चले जाइए, चाहे गांधी बाग चले जाइए, चाहे महल चले जाइए, चाहे इधर रेलवे स्टेशन से आप मोमिनपुरा की तरफ चले जाइए, आपको कहीं पार्किंग नहीं मिलेगी। तो पार्किंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर ग्राहक नहीं आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ जगह मौजूद है। हम प्रोजेक्ट बनाए हैं हमने कि यहाँ बेहतरीन पार्किंग की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से ये हमने प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ पार्किंग होगी तो यहाँ का कारोबार भी बढ़ेगा, यहाँ ट्रैफिक भी अच्छा रहेगा और यहाँ का कारोबार भी बढ़ेगा। पार्किंग की वजह से बड़े जो कस्टमर हैं, 4 व्हीलर्स लेकर जो आते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। ये भी हमने अपने आप को, इसको जो है अपने प्रोजेक्ट में इसे जोड़ा है। इसके साथ साथ हमने शिक्षा में जो चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि बेहतरीन लाइब्रेरीज हो, यहाँ डिजिटल लाइब्रेरीज हो। आप अगर चले जाएं, जैसे यहाँ के कुछ इलाके लेंडी तालाब बोलते हैं, और आगे उधर चले जाएंगे आप, इतवारी के पीछे का हिस्सा है, उन इलाकों में बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उस इलाके, वो जो इलाके हैं बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं। इसी तरह से बोरियापुरा चले जाएंगे, वो इलाके, और कुछ रेलवे बस्ती के किनारे जो बस्तियाँ बस्ती हैं, रेलवे लाइन के किनारे जो बस्तियाँ बस्ती है, उनके लिए भी यानी यहाँ पे लाइब्रेरीज इसलिए चाहिए कि जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स में वक्त अपना खराब करते हैं, तो इन लाइब्रेरीज में आके पढ़ें, वो शिक्षा प्राप्त करें। उसके साथ साथ यहाँ इंडोर स्टेडियम चाहिए, स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स की इतनी जगह नहीं है, अगर तो इंडोर स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारी महानगर पालिका के स्कूलें, 100 से ज़्यादा इस इलाके में लगभग 40 या 50 स्कूलें लगभग बंद हो चुकी है महानगर पालिकाओं की। तो उन स्कूलों की जगह बहुत मौजूद है। वहाँ हमारा ये कहना है कि उसे आप, अगर आपको मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश, उर्दू मीडियम से प्रॉब्लम हुआ, बच्चे ड्रॉप आउट्स हुए, स्कूलें बंद हुई है, तो आप उसको न्यू पैटर्न में, नए पैटर्न में आप उसे इंग्लिश कर दीजिए, सेमी इंग्लिश कर दीजिए, लेकिन उन स्कूलों को दोबारा शुरू कीजिए। तो ये भी हमने प्रोजेक्ट में रखा है कि उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। और ये लाइब्रेरीज है, जैसे हमने आपको बात बताई, और ये बंद स्कूल है, इसके लिए भी संघर्ष करेंगे। तो ये भी हमारे एक एजेंडा में शामिल है। ये मध्य नागपुर की बात करें तो समाज की ओर से, और जातीय समीकरण अगर हम देखते हैं तो मिश्र समाज यहाँ पर पाया जाता है। मुस्लिम समाज, हलवा समाज, बाकी भी समाज पाए जाते हैं। आप अगर सीट की दावेदारी कर रहे हैं और आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि आप मुस्लिम समाज की ओर से दावेदारी करेंगे, और अगर दूसरे समाज के भी कोई दावेदारी करता है तो दोनों के इसमें आने वाले चुनाव के परिणामों पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, ये तो पार्टी फैसला करेगी तमाम चीज़ों को देखकर, और वो फेस वैल्यू देखेगी कि आपकी वैल्यू क्या है, मतलब फेस वैल्यू क्या है, आपकी समाज सेवा क्या है।
तो समाज सेवा अगर की बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स की टीम रही जिन्होंने कोविड में काम किया है। कोविड ने एक चीज़ हमें सिखा दी कि धर्म की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। आपके परिवार के लोग काम नहीं आए, आपके खून के रिश्ते काम नहीं आए, उस वक्त आपके दोस्तों ने, आपके पड़ोसियों ने, गैरों ने, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों की जान बचाई। तो कोविड ने एक चीज़ तो हमें सिखा दिया। तो पार्टी भी इन चीज़ों को चाहती कि नफरत के जो एजेंडे थे कोविड ने उसे काफ़ी दूर कर दिया। तो फेस वैल्यू क्या है आपकी? आपने लोगों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि रोजगार को लेकर हमने काम किया है, महिलाओं को, गरीब बस्तियों के ट्रेन किया है, वैसे शिक्षा में स्कॉलरशिप को लेकर हमने काम किया है, और जैसे निःशुल्क मेरी सेवा जो चलती है वो हमने काम किया है। फिर उसके अलावा यहाँ से पले बड़े हैं, यहाँ के स्पोर्ट्स जो क्लब हैं, कई क्रिकेट क्लब हैं जिनसे हम खेले हैं, जहाँ हमारे दूसरे मुस्लिम के अलावा दूसरे हिंदू भी दोस्त रहे हैं, उनके साथ खेले हैं। मेरा बचपन बजरिया में भी गुजरा है, मोमिनपुरा के तमाम हिस्से में गुजरा है, मेरा कारोबार इतवारा में है। तो मैं शहर की जो डेमोग्राफी है पूरे इस मध्य नागपुर की एक एक गली से वाकिफ हूँ, एक एक बूथ को मैं जानता हूँ और लोगों से जुड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों की तरफ से भी मुझे जो है आसानी से मुझे, यानी मुस्लिम समाज के लिए तो जो काम किए हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी, हर किसी के लिए हमने काम किया, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमने कभी भी चैरिटी के काम में ये भेदभाव नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग, जो जनता है वो इन चीज़ों को समझती है, और जब वक्त आएगा तो मुझे हर तरह से, मुझे लगता है कि हर समाज से, हर वर्ग से जो है मुझे भरपूर लोगों की मोहब्बत, प्रेम मिलेगी, और मैं यहाँ का भविष्य में भी, आज भी और भविष्य में भी, ये पूरा यकीन है मुझे कि मैं यहाँ का लोकप्रिय जो है नेता बनूंगा। जी, अभी एक जटिल सवाल पूछूंगी, वो इस प्रकार से है। आप सीट की दावेदारी कर रहे हैं, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, दूसरे कांग्रेस के नेताओं को मिलेगी। सीट मिलते हैं तो लड़ना है, नहीं मिलती है तो जो नेता लड़ते हैं उनको किस प्रकार से समर्थन देना है, आगे बढ़ाना है, और मध्य नागपुर से कांग्रेस को सीट कैसे जीत हासिल हो, इसलिए किस प्रकार के प्रयास होंगे? देखिए, ये बिल्कुल ये सीट हम 15 साल से हार रहे हैं जी। ये इसीलिए कि असल चीज़ ये है कि पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि विचारधारा क्या है, कौन पार्टी का सिपाही मजबूत है जी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं गांधी विचारधारा है, लेकिन गांधी के जब नोट सामने आ जाते हैं तो हम अपनी विचारधारा एक तरफ रख देते हैं। तो ऐसे कच्ची विचारधारा के लोग जो मजबूत नहीं है, जो गांधी की विचारधारा नहीं, गांधी नोट पर चलते हैं, तो पार्टी ने ऐसे लोगों की परख कर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसकी परख जो है कर चुके होंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जो कैंडिडेट हो वो विचारधारा पे मजबूत हो। हमें ऐसा कैंडिडेट भी नहीं चाहिए कि जो जीत जाए लेकिन जीतने के बाद जो है वो अपोजिशन पार्टी के साथ जो है मेल खा जाए। तो विचारधारा का ऐसा भी शख्स नहीं चाहिए, मजबूत चाहिए। सर, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपने काम किया है? जी, इसमें एक यहाँ पर इस मध्य नागपुर में जो है समाज भवन नहीं अच्छे, लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, शादी ब्याह या कल्चर कोई प्रोग्राम्स के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम पार्टी देती है हमें टिकट, हम जीत कर आते हैं और यहाँ फिर हमारे गवर्नमेंट यहाँ बनती है, तो यहाँ बेहतरीन समाज भवन बनाने के लिए हम जो है इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि बेहतरीन समाज भवन बनाएंगे। और एक सबसे अहम मुद्दा, जनता से जुड़ा मुद्दा था जिसके लिए हमने यहाँ संघर्ष किया, जहाँ इसके लिए संघर्ष किया वो था एक फ्लाईओवर का। मध्य नागपुर में एक फ्लाईओवर ऐसा बनाया जा रहा था जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं था, जिसका लीगल सैंक्शन नहीं था, जिसका टेक्निकल सैंक्शन नहीं था, और वो फ्लाईओवर के कारण जो है ट्रैफिक कंजंक्शन होने के तमाम चांसेस थे। उस फ्लाईओवर के लिए जो है हमने संघर्ष किया है। वो संघर्ष ये कि हमने तमाम संस्थाएं जहां इस फ्लाईओवर से प्रॉब्लम हो रहा था, जो कड़वी चौक से लेकर मोमिनपुरा गुप्ता आटा चक्की तक आ रहा था, उसके लिए हमने माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी। वहाँ के संस्थाओं के जिम्मेदार थे, उन्हें ये चीज़ें बताई थी कि इसके कारण जो है नीचे जो उस इलाके में जो बस्ती है उनके रोज़गार कैसे डिस्टर्ब होंगे। जिस रोड्स
के सामने ये लैंडिंग हो रहा था, वो कब्रस्तान रोड है, वहाँ पर स्कूल है, समाज भवन है, हॉस्पिटल्स है, मस्जिदें हैं, बौद्ध विहार है, मंदिर है, तो वो ट्रैफिक, गर्ल्स कॉलेज है और कॉरपोरेशन की स्कूल्स है। आप अंदाज कर सकते हैं कि एक छोटे से रास्ते पे उसी के सामने से आप लैंडिंग कर रहे हैं उस फ्लाईओवर को। तो हमने कहा था कि इसे या तो आगे गोलीबार चौक लेके चले जाइए या फिर गरीब नवाज मस्जिद जो है बोरियापुरा में, वहाँ उसको उतार दीजिए। लेकिन हमारी बात को नहीं समझा गया, लोगों की बात, जो जनता जो है उनकी बात को नहीं समझा गया। इसलिए हमने जनहित में, फिर जब आप मायूस हो जाते हैं, जब लेजिस्लेटिव से, आप एग्जीक्यूटिव से जब मायूस हो जाते हैं, तो आपके पास जो है न्यायपालिका का दरवाज़ा खुला रहता है। हमने न्यायपालिका के सामने गुहार लगाई है और माननीय जज ने जो है हमारी बात को समझा है और वो कोर्ट के सामने मुद्दा है। और हमें और उस मध्य नागपुर की जनता को पूरा विश्वास है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। सर, ये पूछना चाहूँगी कि जो मध्य नागपुर के मतदाता है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा संदेश तो ये है कि आप शिक्षा हासिल करें। शिक्षा हासिल करेंगे तो आप पैसे के माया जाल में नहीं फंसेंगे। आप अगर पैसे के और नफरत के माया जाल में रहेंगे तो आप असल मुद्दों से दूर कर दिए जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सोचें और समझें। और जो महंगाई है, जिस तरह से शिक्षा में फीस बढ़ा दी जा रही है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको लूट रही है, और तमाम ऐसे मुद्दे जिससे आपको जो है वंचित कर दिया जा रहा है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। और महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मध्य नागपुर से कांग्रेस का होगा और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के होंगे और महाविकास आघाड़ी के होंगे, एनसीपी के होंगे, उद्धव बाला साहब सेना के होंगे, तो उन उम्मीदवारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपना दायित्व समझे, संवैधानिक दायित्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं और इस राज्य को बेहतर बनाएं। ये प्रोग्रामी विचारधारा का राज्य है। यहाँ से बड़े बड़े समाज सेवक, समाज सुधारकों ने इस राज्य को, इस देश को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे फिर फुले हो, शाहू अम्बेडकर हो, चाहे फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा गांधी जी हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और एक ऐसी सरकार जिसके पास सिर्फ नफरत के एजेंडे के अलावा और लालच के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं है, उसे उखाड़ फेंकें। आपका विधायक कौन, इस प्रोग्राम में हमने बात की कांग्रेस के नेता डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर से। और अब देखना होगा कि नागपुर में और स्पेशली मध्य नागपुर से किस प्रकार के चौंकाने वाले नतीजे आते हैं, जनता किस तरफ अपना झुकाव रखती है, ये देखना होगा। तब तक बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।